ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच टुडे। तो हम आज ये कर रहे हैं कि अपना वेबिनार रिकॉर्ड करके और फिर हम इंशाल्लाह इसको फेसबुक और यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर देंगे। तो मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद, हु इज़ डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च, एंड सैयद सुलेमान अख्तर, जो हमारे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। अहमद, आप हैं लाइन पे? जी अहमद। अच्छा, बस थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड, बेसिकली ये हम मंथली एक सेशन करते हैं। जब मंथ क्लोज हो जाता है तो उसके बाद फंड मैनेजर रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें हमारे तमाम फंड्स की पिछले महीने की ईयर टू डेट सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस वगैरह का जिक्र होता है। जैसा कि ये पिछले 1-1.5 माह काफ़ी इवेंटफुल रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और अभी भी काफ़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। पिछली गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए ख़त्म किया जा चुका है। एक नई गवर्नमेंट आ गई है जो कि कोalition गवर्नमेंट है, और काफ़ी टफ इकोनॉमिक डिसीजंस उनसे शायद उन्हें लेने पड़े। काफ़ी मार्केट में रूमर्स, चेमगोइयाँ डिफरेंट सिनेरियोज पे होती रही हैं। IMF का प्रोग्राम में दोबारा जाना है, और आज दोहा में इनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं सेक्रेटरी फाइनेंस से और हमारी जो भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम है। तो वी होप के कुछ बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह चीज़ें जाएंगी। अहमद, आप रेडी हैं? जी 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 जी। अस्सलाम हेलो वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अहमद और सुलेमान हमें बस ज्वाइन कर ही रहे जी हैं। जी जी। मैं ऑडिबल हूँ? जी, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, तनवीर? जी अहमद, आई कैन हियर यू नाउ। जी जी, ठीक है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ओवर टू यू। जी। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इकोनॉमी पे बताएंगे और आउटलुक देंगे, और इसके अलावा जो मार्केट पे व्यू है वो मैं दे दूंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस दफा थोड़ा सा हमारा सेशन लेट हो गया है क्योंकि ईद थी, तो वो उस हिसाब से जो है अब मिडिल ऑफ द मंथ आ गया है। बट चले, अच्छी बात है। अभी तक कोई क्लैरिटी भी बहुत सारी चीजों पे नहीं थी। अभी थोड़ी बहुत क्लैरिटी शायद इमर्ज हो जाएगी आध हफ्ते में, तो इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। तो इसमें थोड़ा सा हम इकोनॉमी पे पहले इन्फ्लेशन पे बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन में ये है कि अप्रैल का हेडलाइन जो नंबर है वो 13.4% आया है, जो है तकरीबन 2-3 ईयर हाई होगा मेरे ख्याल में। और उसमें यह है कि मेनली जो इंक्रीज इस दफा आया है इस मंथ में, वो आया है फूड प्राइसेस की वजह से। जो पेरिशेबल फूड प्राइसेस हैं, पेरिशेबल आइटम्स की, वो ड्यूरिंग द मंथ काफी बढ़ गई थी, तो वो उसने इन्फ्लेशन में जो है कंट्रीब्यूट किया है। उसमें थोड़ा बहुत रमजान इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली पीछे से चीजें महंगी भी हो गई हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका ही है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अभी ये जो इन्फ्लेशन है, इसका मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शुड कंटिन्यू। और ये हेडलाइन 13.4% का नंबर है, ये थोड़ा लोअर साइड पे लगेगा आपको शायद 4-5 महीने में। कहीं पे इन्फ्लेशन में भी 16, 17, 18, आई डोंट नो, यहाँ तक पीक कहीं कर जाएगा ये अगले जो है 4-5 महीने की मैं ट्रेजेक्टरी देख रहा हूँ। उसके मेन जो ड्राइवर हमें नजर आ रहे हैं वो तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं।
पेट्रोल और डीजल, उनमें जो है प्राइसेस में हमें ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा पेट्रोलियम की बढ़ गई हैं, स्पेशली रिटेल फ्यूल प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, जेट फ्यूल की भी बहुत बढ़ गई हैं, तो वो इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा। हम नॉर्मली करते ये हैं कि क्रूड को देखते हैं तो हम क्रूड के प्राइस को देख रहे होते हैं कि जैसे WTI 110 है, लेकिन देखें ये जो प्रोडक्ट्स होती है ना, मिडिल डिस्टिलेट्स, लाइट डिस्टिलेट्स, इनका एक क्रैक स्प्रेड होता है, नॉर्मली $10 $8 ऐसा होता है कि आसान जबान में अगर 110 रुपए का अगर आपको क्रूड मिल रहा है तो 120 रुपए का डॉलर का पेट्रोल मिलेगा, तो $10 का डिफरेंशियल होगा, $12 का होगा। डीजल लाइकवाइज ऐसी होगा HSD का। तो वो स्प्रेड भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रशिया जो है वो एक्सपोर्टर सिर्फ क्रूड का नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट्स का भी है, तो वो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। तो जो स्प्रेड्स हैं इस वक्त डीजल के $35-40 हो गए हैं, तो इफेक्टिवली हमारे लिए अगर मैं रिटेल पे जाता हूँ तो क्रूड $150 का है, तो ये सारा पास ऑन करना पड़ेगा। प्लस हम टैक्सेस तो पहले ही नहीं जमा कर रहे थे, तो एक हमारा आइडिया है कि अगर डीजल पे ये सिर्फ सब्सिडी खत्म करना चाहें तो यहाँ से 80-90 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। प्लस ये कि अगर ये PTL जमा करते हैं 30 रुपीज, वो 110 हो जाता है। टैक्सेस जमा करना पूरे 17% GST है, ये सब भी जमा करते हैं तो 140-50 रुपए शायद प्राइस यहाँ से एज वी स्पीक, इसमें एक्सचेंज रेट भी है तो डबल करनी पड़ेगी। तो अब ये देखते हैं कहाँ तक करते हैं, लेकिन फिर रिटेल फ्यूल जो प्राइसेस होती हैं उनका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा हेड है, जो भी चीज कहीं से ट्रांसपोर्ट होती है दूसरी जगह, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट आपको फूड पे भी नजर आएगा और दूसरी चीजों पे भी नजर आएगा। फिर इवेंचुअली हम सब जो है महंगाई देखते हैं तो हम कहते हैं हमारी तनख्वाह भी बढ़ाओ, टेलर भी बोलेगा कि मैं महंगे में सीऊंगा, और इसी तरह से जो दूसरी सर्विस आपके घर में दे रहा है वो भी कहेगा कि मेरी माली भी बोलेगा तनख्वाह बढ़ाओ। तो इसके सेकंड राउंड इम्पैक्ट इन चीजों के भी आते रहते हैं, तो वो हमको भी नजर आने लग जाएंगे। तो ये एक बड़ा हेड ये है। और दूसरा जो है वो देखें, जो यूटिलिटी टैरिफ्स हैं उनमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें हो सकता है आगे नजर आए। उसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी इंक्रीज नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि LNG भी महंगी हो गई है और FO भी महंगा हो गया है। सेकेंडली हमारी नई कैपेसिटीज आ रही हैं तो उनकी पेमेंट्स भी करनी है, तो उस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी अच्छा खासा यहाँ से इंक्रीज शायद नजर आए जाते हुए। बेस टैरिफ में भी इंक्रीज नजर आएगा, और जो है फ्यूल की जो मतलब एडजस्टमेंट है वो भी थोड़ी सी आपको नजर आएगी ऑन द पॉजिटिव साइड, फ्यूल चार्जेस की वो है। प्लस ये है कि गैस एक बड़ा है, मतलब एक और एक्सपेंडिचर है। गैस हाउस होल्ड में कमर्शियल में इस्तेमाल होती है। गैस के टैरिफ्स में भी दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये कि बहुत साल से रिवाइज नहीं हुए, 5 साल से जिस तरह रिवाइज करने चाहिए थे, स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड, दे हैव नॉट रिवाइज द टैरिफ्स। सेकेंडली अब उसमें एक LNG का कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक गैस खत्म हो रही है तो हम LNG ऐड करते हैं डोमेस्टिक को देने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। तो वो भी नहीं अभी तक इनकॉर्पोरेट हुआ। जो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे जाएंगे उस सोर्स को डालेंगे तो यहाँ से गैस के टैरिफ भी डबल ट्रिपल होना बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको हम अंडर IMF प्रोग्राम आपको शायद नजर आए, तो ये सारी चीजें की वजह से हमें लगता है कि जो है ना अभी आपको इन्फ्लेशन में काफी अपसाइड अगले कुछ महीनों में नजर आएगी जब ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब एक है इन्फ्लेशन पे। फिर देखें ये चीज थोड़ी सी आपको यील्ड्स में भी नजर आ रही है। हमारी मार्केट यील्ड्स काफी बढ़ गई हैं। आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने 250 बिप्स से बढ़ा दिया था डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट 12.5 और डिस्काउंट रेट 13.5 13.25 सॉरी, और ये 12.25 कर दिया था। लेकिन मनी मार्केट यील्ड उससे भी ऊपर चली गई है, 15% को छोटे पेपर हिट कर रहे हैं। तो ये कि एक 100 बिप्स की जगह और लग रही है कि पॉलिसी रेट 14.25 करते में भी 100 कहीं पे भी एक आखिरी ये हो सकता है करना पड़े। और सेकेंडरी मार्केट यील्ड शायद मूव ना हो ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रही है 15 15 बाकी ये है कि देखें इन्फ्लेशन जितना भी हो जाए पॉलिसी रेट एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि वो डिमांड वैसे ही डिस्ट्रॉय करता है। तो इवन इफ इन्फ्लेशन गोज टू 20% 22%, तो इवन इन दैट केस 14% का डिस्काउंट रेट काफी है। यहाँ पर टेम्पोररीली भले आपके जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाए 3-4 महीनों के लिए, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। और वैसे भी इसमें एक और चीज है कि मॉनेटरी पॉलिसी कांट अचीव मच फ्रॉम हियर। जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑन द फिस्कल साइड, तो फिस्कल साइड से उसको हल करना पड़ेगा, मॉनेटरी साइड से नहीं कर सकेंगे।
तो ये थोड़ा सा जो है ना आपको हमारा इन्फ्लेशन पे व्यू है। और थोड़ा सा यही है कि और दूसरी चीजें भी इसमें आपको नजर आ रही हैं कि एक्सटर्नल साइड के प्रेशर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं एक्सचेंज रेट पे भी, उस पर आगे थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। और तो कोई चीज नहीं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, हाँ, दूसरी अब चीज जो हम बात करेंगे वो एक्सटर्नल साइड पे। देखिए एक्सटर्नल साइड पे जो प्रेशर्स है ना, ये आपका रिफ्लेक्शन है फिस्कल का ही। तो प्रॉब्लम इज ऑन द फिस्कल साइड। एग्रीगेट डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, प्राइवेट सेक्टर की एग्रीगेट डिमांड मैं नहीं समझता इतनी स्ट्रांग है जितनी गवर्नमेंट की एग्रीगेट डिमांड स्ट्रांग है। और उसमें देखिए फर्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर की एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो मॉनिटरी पॉलिसी से सप्रेस हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर की नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑटोनोमस डिमांड है बहुत सारी। उसके लिए आपको फिस्कल साइड से उसको हल करना पड़ेगा। तो वो ही चीज आपको जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी नजर आ रही है। वो इस दफा का करंट अकाउंट जो है हमारे 9 महीनों के नंबर आ गए, तो मेरे ख्याल 13.2 बिलियन है। और ये है कि ये रन रेट जिस तरह का चल रहा है, मे बी 16-17 बिलियन डॉलर आपका जो है ना हो जाए। तो ये करंट अकाउंट जो है उसकी पोजीशन आपके सामने, ये इस लेवल पे हम सस्टेन नहीं कर सकते। और वो आपको उसमें देखें, दूसरा जो कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो फाइनेंशियल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, मेनली फाइनेंशियल अकाउंट। तो वहां पे भी आपके लिए इश्यूज हैं कि आपके जो डेट की मेच्योरिटी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म हो गई है। हर साल वो 15-20 अरब खड़ा हो जाता है, हम एक साल के लिए उसको जो है ना रिफाइनांस करा लेते हैं। तो समझ लेंगे लगभग वहां पे भी प्रेशर्स नजर आ रहे हैं। पहले जैसे जो है सिर्फ करंट अकाउंट पे होता था, अब आपको फाइनेंशियल अकाउंट पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि रीपेमेंट्स काफी बड़ी हैं आपकी आगे जाते हुए सितंबर तक। तो वो दूसरा कंपोनेंट है। तो ये आपको फिर नजर आ रहा है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंट को भी रिफंड नहीं कर पा रहे हैं, करंट अकाउंट को भी आपको फाइनेंस करना है। और वो चीज आपको एक्सचेंज रेट में भी नजर आ रही है, कोई डॉलर इतने नहीं है। फिर थोड़ा सा स्पेकुलेटिव भी इसमें आपको एलिमेंट है कि जिसके पास डॉलर है तो वो बेचेगा नहीं। जैसे एक्सपोर्टर है वो कोशिश करेगा रोक ले, इम्पोर्टर जल्दी करेगा मांगने में। फिर हम सब भी डॉलर होल्ड करते हैं ऐसे टाइम में, जैसी अनसर्टेनिटी हो तो वही कहेंगे। दूसरा डॉलर आ भी नहीं रहा है क्योंकि आपका करंट अकाउंट पे भी नजर आ रहा है, आपका फाइनेंशियल अकाउंट पे भी नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखें सोल्यूशन यही है कि आपको फिस्कल अकाउंट को अपने सही करना पड़ेगा। अगर फिस्कल अकाउंट आप बेहतर कर लेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें, रेवेन्यू को बढ़ाएं, सब्सिडीज को कम करें, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपका जो है ना करंट अकाउंट जो है, वो जो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो कंट्रोल में आ जाएगा। बिकॉज इसी वजह से देखें इनको हम ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो ड्राइव करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कोशिश करें कि जो फाइनेंशियल अकाउंट पे जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनकी मेच्योरिटी को लंबा करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक साल ना करें इसको, हम किसी तरह से जो है ना 5 साल 10 साल पे ले जाएं अपनी जो रीपेमेंट्स है ना। तो वहां इनको काम करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम यही है कि सारी जो हमारी जो मतलब जो हमारी जो लाइबिलिटीज हैं एक्सटर्नल साइड पे काफी ज्यादा वो सेफ डिपॉजिट्स की फॉर्म में आ गई, जो 1-2 साल में होते हैं। कमर्शियल लोन्स हैं वो 1-2 साल के हम ले रहे हैं। तो वो जो है ना आप समझ लें काफी बड़ी चंकी पेमेंट आपकी 1 साल की मेच्योरिटी में ही आ रही है, जो सही नहीं है। तो वहां पे जरूरत है उसको ठीक करने की, कि आप जो है ना लॉन्ग टर्म डेट उठाने की कोशिश करें, मल्टीपल सोर्सेस का डेट उठाने की कोशिश करें, यूरो बॉन्ड करें लंबे और ऑल दैट। और मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज ये है कि हम कोशिश करें कि जो हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर्स हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स पे एफडीआईज भी जनरेट करने की कोशिश करें। हमारे एफडीआईज बहुत कम है, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी तरह फ्लो बढ़ा लें, जो भी बहुत कम है, 1-2 बिलियन डॉलर भी हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। तो उसको हम किसी तरह से लोकल सेक्टर्स को अट्रैक्टिव बनाएं, और जो हमारे लोकल ट्रेडेबल सेक्टर्स हैं उसके अंदर हम किसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से ले आए तो नो हाउ भी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उसका एक जो है ना इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो वहाँ काम करने की जरूरत है कि पॉलिसीज ऐसी हों। तो ये थोड़ा सा एक्सटर्नल साइड का है कि एक्सटर्नल साइड अभी भी प्रेशर में है, आगे भी थोड़ा सा प्रेशर में ही रहेगी। बट ये है कि इनको किसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें वो ये करंट अकाउंट पे किसी तरह से ये पास ऑन करेंगे ऑयल प्राइसेस, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। थोड़ी टैरिफ्स लगाते हैं चीज़ों पे, जिस तरह बातें भी हो रही हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऑटोज पे, कुछ जो है लग्जरी आइटम्स पे टैक्स लगा देगी। तो एक चीज़ वो है। दूसरा खुद ब खुद जो है ना सब्सिडी कम करेंगे, तो 300 रुपए में 250 रुपए में अगर पेट्रोल डीजल मिलेगा तो हम खुद ही कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में फिक्सेस हैं। लॉन्ग टर्म अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हमें सही करने की जरूरत है। उसके लिए पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। लेट्स होप के
ये आगे जाके गवर्नमेंट जो नई आती है वो काम करेगी इसके ऊपर। अच्छा ठीक है सलमान जी। भाई, ये जो टॉप ग्राफ है, ये आपने बताया एक्सपोर्ट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे व्यूअर्स के लिए? जी जी, ये मैं बताता हूँ। ये बेसिकली हम लोगों ने किया ये है कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, वो एक नंबर आ रहा है, और प्लस हम रेमिटेंसेस कर रहे हैं, जिससे एक आम हमें मतलब अंदाजा हो जाता है कि टोटल एक्सटर्नल साइड पे इनफ्लोस कितने हैं। और इसको फिर हम लोगों ने इंपोर्ट्स के साथ, क्योंकि बेसिकली तो इम्पोर्ट जो आप कर रहे हो उसका एक कवर बनाना है, तो उसको उन दोनों को हम लोगों ने बेसिकली कोरिलेट करके करंट अकाउंट बैलेंस का टोटल लाइन के थ्रू दिखा दिया कि वो नंबर किस तरह से। अगर इसमें आप देखें तो फेब का जो नंबर था वो -500 पे था, करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली 500 मिलियन था, और मार्च के महीने में हमने इसको बेसिकली डबल होते हुए तकरीबन देखा है 1 बिलियन। और अगर उससे पिछले महीनों में चले जाएं तो ये 2.5 बिलियन डॉलर्स भी टच किया था इसने इन जनवरी। तो ये एक सिचुएशन बन रही है ट्रेंड और दिखा रहा इसका क्यूमुलेटिव क्या नंबर होगा ईयर टू डेट है। फाइनेंशियल ये ईयर? टोटल जो करंट अकाउंट बैलेंस है ये 13.2 बिलियन है 9 मंथ्स में। ओके, जाते हैं ये। अच्छा, ये आगे अब हम यहाँ इस ग्राफ में ये आप दिखा रहे हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली क्योंकि डोमेस्टिक हमारी करेंसी जो है वो काफी निकली है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो अगेंस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा इस वक्त 96-97 हो गया है। ये देखें, अगर इसमें जो रूल ऑफ द थंब समझने के लिए कि 100 पे हम समझते हैं एज पर दिस मेथोडोलॉजी, हम जो है फेयरली वैल्यूड हैं। अगर एक्सचेंज रेट 100 से ऊपर जाएगा तो हम ओवर वैल्यूड है। जैसे इसाक डार के दौर में हमारा जो है ये एक जमाने में हो गया था 120 तक भी चला गया था रियल। इसी तरह अगर हम 100 से नीचे हैं, 95 पे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हमारी करेंसी है। अंडर वैल्यूड करेंसी मतलब अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम्स हो तो अंडर वैल्यूड करेंसी रखना सही रहता है, थोड़ी आपकी इंपोर्ट्स कंप्रेस हो जाती हैं ऐसे। तो वो अभी नजर आ रहा है कि इस वक्त हमारा जो ये है रियर वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है 96.8 पे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन शायद ट्रेडिंग पार्टनर से थोड़ा सा ज्यादा हो ओवर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, तो ये जो है ना हो सकता है कि हम 100 की तरफ वापस चले जाएं अगर ये जो है ना अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा आता है। बट आई थिंक ये अच्छा, ये 195 अभी तक का कवर कर रहा है ना, तो ये 96.8 तो पिछले महीने का है। वहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो 188 था, एवरेज 187 था। ओके, तो इसमें उसका मतलब ये है कि ये 94 पर आ गया होगा, बन रहा है ना। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये चीज भी जरूरी है कि अभी जो एक्सचेंज रेट की इस महीने की मूवमेंट है ना वो इसमें कवर नहीं हो रही। अगर इस महीने का डिप्रिसिएशन ले लें तो शायद ये 97 नहीं हो, ये 95 हो गया। ठीक है, आगे अब देखें आउटलुक पे बात कर लेते हैं। अब आउटलुक में देखें थोड़ी सी चीज ये है कि इस साल का जो, अगर मैं फिस्कल अकाउंट की बात करता हूं तो उसकी तो काफी खराब पोजीशन लग रही है, क्योंकि देखें 3 क्वार्टर्स का तो हमारे पास आ गया है फिस्कल डेफिसिट, वो 2.4 ट्रिलियन शायद है। तो 4% हो जाता है तकरीबन रफली जीडीपी का। बट ये आखिरी क्वार्टर में लगता है काफी बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट जो इंडिकेशन दे रही है वो 9-10% ऑफ जीडीपी हो जाएगा कैरियर। और उसमें कई चीजें हैं, कोई सब्सिडीज काफी बढ़ जाएंगी, ये जो अभी दे रहे हैं ये वाली सब्सिडीज भी आ जाएंगी उसके अंदर हर महीने, जो 100 बिलियन की हैं। प्लस आखिरी क्वार्टर में थोड़े एक्सपेंडिचर्स भी ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट के एक्सपेंस भी ज्यादा होगा क्योंकि हमारे फ्लोट पर पीआईबीज हैं, कुछ उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, कैश बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से इस साल तो बहुत बुरा हाल लग रहा है फिस्कल साइड पे। हम जो जून खत्म करेंगे मे बी 9% तक ये हो जाए, बट अगले साल के अंदर इनको आई थिंक इसको काफी ज्यादा कम करना पड़ेगा। उसमें यही है, रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें, दे विल हैव टू डू ऑल दिस। तो ये अगले साल के ऊपर अभी हम आईएमएफ से जो निगोशिएशंस चल रहे हैं तो वो आएंगे, तो उसके बेसिस पे हमें जो है ना थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या टैक्सेशन मेजर ले रहे हैं और क्या टारगेट लेके आ रहे हैं, 6% ला रहे हैं, 7% ला रहे हैं। तो उस वक्त मतलब इस पे हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी, तो और अगली वाली सेशन में अगले साल के आउटलुक पे शायद हम बेहतर बात कर पाए। दूसरा ये है कि देखें इस साल जीडीपी ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, सिक्लिकल्स में भी ग्रोथ है, एलएसएम भी अच्छी है,
इकोनॉमी थोड़ी एक्सपेंशनरी मोड में भी रही है, तो हो सकता है ग्रोथ 5% हो जाए, हो सकता है इससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। बट गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी चैलेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि आप अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हमारा ग्रोथ का मॉडल जो है वो डोमेस्टिक डिमांड लेड है, तो वो मॉडल भी सही नहीं है। तो अगले साल में भी ग्रोथ में आपको जो है ना चैलेंज नजर आए। इस साल की ग्रोथ लेकिन क्योंकि पहले से ही आ रही है और 9 महीने 10 महीने हो गए हैं, तो ये मोमेंटम शायद चले, तो इस दफा की ग्रोथ में भी 5%, 5.5% कहीं पे आ जाए, कहीं पे 4.5%, आई डोंट नो, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक है, और आगे देखें आप मार्केट बात कर लेता हूँ मैं। वैसे तो मार्केट अहमद कवर करते हैं, लेकिन मार्केट अच्छी लगती है। देखिए मार्केट आपको जो है इस वक्त पी मार्केट का मेरे ख्याल है 4.5 ऐसे ही कुछ है, तो अर्निंग्स यील्ड देखें तो बहुत अच्छी है, 22% है। बस मार्केट के तो मसला ये है कि मार्केट हेट्स अनसर्टेनिटी। तो विजिबिलिटी अगर चीजों पे हो जाए कि उनको हमें ऐसा लगे कि 3-4 महीने 6 महीने में चीजें करेक्शन की तरफ होंगी, तो मार्केट उसको पहले से प्राइस इन करने लगती है। तो ये है कि ये अगर हम IMF पे चले जाते हैं और ये जो हमारा अभी फॉरेन एक्सचेंज का मसला है उसका बैक स्टॉप हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और आगे पॉलिसी डायरेक्शन आ जाता है, तो आई फील के मार्केट में आपको जो है ना यहाँ से रिकवरी अच्छी मिल सकती है, जो मेरा भी आगे। फिर ओवर टू अहमद, अब बात करेंगे इस पर। जी अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाएं, अप्रैल का महीना जो है वो उसमें जो पॉलिटिकल सेटअप चेंज होने के बाद एक शुरू में हमें अपटिक नजर आया मार्केट में, और लेकिन हमने सब्सिक्वेंट सेशंस में देखा कि ये कैरी ऑन नहीं हो सका, और इसमें हमें थोड़ी सी करेक्शन भी नजर आई। जबकि अगर ओवरऑल हम अप्रैल के महीने की बात करें तो इनिशियली 3.7% हमने देखा कि इंक्रीज हुआ, लेकिन जो एंड हुआ है वो एक फ्लैटिश नोट पे हुआ है अप्रैल में। और इसमें जो अनसर्टनिटी थी वो काफी प्रिवेल कर रही थी फॉर द ड्यूरिंग द मंथ। पॉलिटिकल साइड पे काफी अनसर्टनिटी हमने देखी। बाकी जो जियोपॉलिटिकल अगर देखें हम, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो इनिशियल एक्सपर्ट्स समझ रहे थे उसके मुनाफी जारी रहा और अभी भी जारी है। रिजल्ट सीजन भी अप्रैल में था जो कि बेसिकली जिसने डायरेक्शन एक दिया मार्केट को। स्क्रिप्ट और जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे उनमें हमें नजर आया कि मोमेंटम रिजल्ट्स के हिसाब से बना। इसके अलावा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो हमें बेहतर नजर आई मार्च के महीने के मुकाबले में, और जिसमें जो एवरेज डेली टर्नओवर था 31.5 मिलियन डॉलर्स था एज कम्पेयर टू 25.4 मिलियन इन मार्च। बाकी फॉरेन सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रही और 5.1 मिलियन रही अप्रैल में, जबकि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो शेयर्स मॉकअप किए वो 48.6 मिलियन डॉलर्स के थे। जी, इसके अलावा हम अगर स्पेसिफिकली बात करें सेक्टर्स की, तो फर्टिलाइजर और केमिकल हमें नजर आता है कि टॉप गेनर्स रहे ड्यूरिंग द मंथ, और इसमें EPCL, EFERT, एंग्रो जो अगर इसमें एक पैटर्न अगर निकालें तो तमाम ये एंग्रो के अम्ब्रेला में आती हैं कंपनीज, ये एक तरह से टॉप गेनर्स रहे। बाकी FFC ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर लूजर्स की बात करें तो उसमें लकी 195 पॉइंट्स का हमें डिक्लाइन नजर आया, जो कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द इंडेक्स। ओवरऑल अगर इसको सम अप करें तो जो रिजल्ट्स थे वो सबसे बड़ा फैक्टर थे इन्वेस्टर्स के लिए, और उनकी वजह से हमें नजर आता है कि कुछ स्टॉक्स में हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया और कुछ स्टॉक्स में हमें लूज आउट करते हुए हमने देखे। इसके अलावा जिसमें सुलेमान साहब भी आइट्रेट कर रहे थे, ओवरऑल हमें मार्केट अभी भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो 15 साल का डेटा है उसके मुताबिक जो प्राइस टू बुक रहा है 15 सालों की एवरेज वो 1.73 रही है, फिलहाल 0.72 पे है, जो कि अगर हम बिलीव करते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो मीन रिवर्टिंग है, तो अगर ये मीन रिवर्ट होता है तो यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट नजर आता है। बाकी प्राइस टू अर्निंग्स पे भी हम सिमिलर चीज देखते हैं कि एवरेज 8.3 की है और करंटली 4.7 पे है। जी।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ सवालात हैं। मार्केट ऑब्वियसली जैसे सलमान भाई ने कहा कि अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करती, तो अभी पॉलिटिकल फ्रंट पे मेनली वहाँ पे करेंसी भी इसीलिए अप्रिशिएट करी थी कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहें, एक एक पॉलिटिकल सिनेरियो आईएमएफ प्रोग्राम, एंड सेकेंडली जो एसपीपी स्टेट बैंक गवर्नर की चेंज हुई है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल है कि मार्केट आपने बिल्कुल सही कहा कि अनसर्टनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और लेकिन जो एक्शंस अभी हुए हैं, जो कि मतलब कल कल का भी जो एक फैसला है, हम उसको एक्चुअली देख भी रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लीगल इसकी जो रिप्रिकॉशंस हैं वो मेरे ख्याल है कि अभी हमें नजर आएंगे आने वाले दिनों में, और उसके बाद एक क्या तस्वीर बनती है। लेकिन जो इनिशियल चीजें बन रही हैं उसके मुताबिक तो एक तरीके से जो मौजूदा सिचुएशन बन गई थी सियासी लिहाज से, वो यही थी कि जो मुश्किल फैसले हैं वो नहीं लिए जा रहे थे, और हमने अपने पिछले सेशंस में भी आइट्रेट किया है कि ये फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं, और मार्केट गवर्नमेंट की तरफ ही देख रही है फिलहाल, कि जैसे सब्सिडी जो रिटेल फ्यूल पे एक काफी हेफ्टी चंक दे रहे हैं, और इसके जो फिस्कल रिप्रिकॉशंस हैं वो इंतहाई ज्यादा हैं। मतलब अगर सिर्फ डीजल की बात करें तो तकरीबन 80 रुपए से भी ज्यादा तजावज कर गया है पीडीसी की मद में। सिमिलरली जो पेट्रोल है उसमें भी तकरीबन 30-40 है। तो मार्केट को एक अच्छी इंडिकेशन मेरे ख्याल है तभी मिलेगी जब ये फैसले लिए जाएंगे। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली पता सबको है करना क्या है, लेकिन ये फैसले लेने इतना आसान साबित शायद ना हो सियासी लिहाज से। तो आई थिंक इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे एक सियासी मंजरनामा बनता है आने वाले दिनों में, और कौन ये फैसले ले सकता है। जैसे कल कल की जो न्यूज़ फ्लो आ रहा था उसमें तो कोalition पार्टनर्स ने सपोर्ट दी है करंट गवर्नमेंट को कि they will be backing any difficult decision that is taken। तो उससे मेरा ख्याल है थोड़ा सा मार्केट ने आज जैसे आज का बिहेवियर अगर हम देखें तो थोड़ा सा जी वो भी है बिल्कुल, और यूएस की तरफ से भी काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। जी तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सेंटिमेंट को प्ले आउट कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि नियर टू शॉर्ट टर्म में देखें तो ये चीजें सेंटिमेंट बेस्ड ही रहेंगी। न्यूज फ्लो पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से पैन आउट करता है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म हमें देखना पड़ेगा कि आया जो मौजूदा सेटअप भी है, अगर इसको हम देखें तो हमारे ख्याल में तो अगर मुनर्रिफ अरकान के वोट्स काउंट नहीं होते तो जो मौजूदा सेटअप है ये शायद मजीद फ्रेजाइल बन जाता है। नहीं, मेरा इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट में तो शायद ये रिस्क नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में मुनहरिफ जो थे वो सिर्फ पीएमएलक्यू के शायद 2 लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट किया था, या मेरे ख्याल है 5 में से 4 ने इस गवर्नमेंट की फेवर में कास्ट किया था। तो इस पे एक लीगल अलग है कि जी जब मेजोरिटी पॉलिटिकल एक पार्टी के मेंबर्स किसी और तरफ टिल्ट हो तो फिर वो जरूरी नहीं कि पार्टी लीडर का डिसीजन माना जाए। तो ये मेरा ख्याल है मेरा व्यू पॉइंट है। आगे लीगल जाहिर है देखना पड़ेगा। पंजाब में शायद सिचुएशन थोड़ी अलग से हो। अच्छा, स्टेट बैंक गवर्नर का एक बड़ा क्रिटिकल है कि स्टेट बैंक गवर्नर 4th मई को उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया और एक डिप्टी गवर्नर को चार्ज दे दिया गया। तो क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट एमपीएस में उनका क्या स्टांस हो सकता है? क्या वो गवर्नमेंट अगर इस स्टांस पे हो कि जी आपने यहाँ से डिस्काउंट रेट इंक्रीज नहीं करना, तो आपके व्यू में स्टेट बैंक का जो इनकी कमेटी है वो क्या स्टांस ले सकती है? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा माशी ढांचा है इसमें अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फैसला करती है कि पॉलिसी रेट बढ़ा भी दिया जाए तो कितना इफेक्टिव होगा और कितना इफेक्टिव रहा है। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट जाहिर है जो इनफैक्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यही चीजें देखी होती है। उसमें जो कंसिडरेशंस हमारे सामने आती हैं वो एक इन्फ्लेशन है, एक जो बढ़ता हुआ एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर्स हैं,
तो अब इंपोर्ट की जैसे मिसाल के तौर पे बात कर लें तो 40 से 45% तो आपकी टोटल इंपोर्ट वो है जो कि सेंसिटिव है टू इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। और उसमें जाहिर है कि मतलब अब अगर उसकी हम डिमांड कर्टेलमेंट की भी अगर बात करते हैं तो वो एक हद तक ही असरअंदाज करेगा टुवर्ड्स टोटल इंपोर्ट बिल। सिमिलरली इन्फ्लेशन में फूड जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तकरीबन हमारा 40% जो है वो फूड की तरफ से इन्फ्लेशन बास्केट बन रहा होता है। तो अगेन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो तो लोग क्या खाना कम कर देंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो एक हद के बाद लिमिट हो जाती है, और खासतौर पे जो हमारा जो माशी ढांचा है। और दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी क्योंकि सेकेंडरी मार्केट ने जो शॉर्टर टेन्योर के जो बॉन्ड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है ये इंक्रीज जो है। तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी महंगी फाइनेंसिंग मिल रही है। बट लेट्स से अगर ये डिस्काउंट रेट को मेंटेन रखता है स्टेट बैंक, तो क्या सेकेंडरी मार्केट पे यील्ड्स पे आप क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं? डाउनवर्ड ट्रेंड होगा? अगेन बात वही है कि इन्फ्लेशन अगर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, तो अगर ये स्टेटस को भी रोता तो चलें एक समझ आती कि क्योंकि आगे स्टेट बैंक देख रहा है कि इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली नीचे आएगी तो एक चले बन सकता था स्टेटस को। अब होगा क्या वो तो अगेन हम तो एक अंदाजा ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि क्योंकि ऑलरेडी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शायद ना पड़े सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स पे, क्योंकि वो ऑलरेडी चीजें इन्फ्लेशन भी पूरी सब देख रहे हैं कि कहाँ लग रही है। मतलब यही जो अभी 5 रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, वो जो रिसेंट पीबीएस का जो एसपीआई का डेटा है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो उसमें अज्यूम ये किया जा रहा है कि सब्सिडी दी जा रही है। अगर वो रोल बैक की जाती है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है इस पे कि रोल बैक होती है, और जो इन्फ्लेशन हमारी जो अभी तक मतलब एज ऑफ टुडे जो नंबर्स बन रहे हैं उसमें अज्यूम ये किया जा रहा है कि वो 5 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो अगर वो हटती है तो वो एक फिर सिग्निफिकेंट अपटिक वैसे ही आएगा इन्फ्लेशन में, और वो मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आज नहीं तो कल तो रोल बैक होगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो फिर कमिंग फ्यू मंथ्स में भी नजर आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी आगे मेरे ख्याल में। ओके। अच्छा, ये आईएमएफ का जो अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये कब तक कंक्लूड होने का? जी ये आज से शुरू हो चुके हैं और 25 तक ये कंटिन्यू रहेंगे, 25 तारीख तक। अच्छा, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट एमपीएस में एज ए, मतलब मार्केट की फीडबैक क्या है उसके, और हमारी क्या जजमेंट कॉल है? ये तकरीबन 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीज एक्सपेक्ट मार्केट कर रही है। ओके। अच्छा, इसी के साथ अलाइड ये है कि मेरे ख्याल है हम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में अभी जाना फ्यूटाइल होगा क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा डिफॉल्ट रिस्क की वजह से। बट अगर आईएमएफ प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूड होता है तो एक ये शायद मार्केट एवेन्यू भी होगा जिसके जरिए डॉलर्स रेज किए जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक आपका कमेंट सही है। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि जैसे भी फेड ने, यूएस में जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है और आज भी उनकी स्टेटमेंट है कि दे विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टिल द टाइम कि उनको लगे कि इन्फ्लेशन टेपर कर रही है। तो ये इस पे ये जो हमारा रियर होता है, रियर के फॉर्मूले में जो हमारी पार्टनर करेंसीज, ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसीज का इंटरेस्ट रेट भी फैक्टर इन होता है? जी बेसिकली तो जो इनका इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूएस फेड के चेयरमैन का बेसिकली स्टेटमेंट आया है कि हम लोग तब तक रेट्स बढ़ाएंगे जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाती। और एक और जो उनके बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने एक्चुअली एक 2% का टारगेट भी दिया है इन्फ्लेशन को, वो देख रहे हैं कि मतलब वो उन्होंने टारगेट किया है कि इन लेवल्स तक लानी है, क्योंकि अभी तो 30-40 साल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन हो रही है। तो
अगेन आप सॉरी, आपके सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या था? रिपीट मेरा था कि रियर के फॉर्मूले में ये जो हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स की का इंटरेस्ट रेट होता है करेंसी का, वो भी शामिल होता है? नहीं, ये तो इसका हम फॉर्मूला सिर्फ ही ये तो सिर्फ मतलब आसान जबान में एक इंडेक्स बनाया हुआ होता है, और वो उस इंडेक्स में मुख्तलिफ जो करेंसीज हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स की, वो एक तरह से देखी जा रही होती हैं। और इसमें जो युआन है वो सबसे ज्यादा है, तकरीबन 28-29% है। फिर यूएस डॉलर है तकरीबन 11-12% वो है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो अगर यूएस डॉलर इंडेक्स देखें तो उसमें काफी स्ट्रेंथ हमें नजर आई है पिछले कुछ महीनों से। मतलब अगर जनवरी से आप कंपेयर करें तो ये बिलो 100 था और अभी 100 से ऊपर चला गया ये इंडेक्स, जो कि इंडिकेट बेसिकली करता है कि डॉलर में स्ट्रेंथ भी है काफी। तो मेन रीजन तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही है ना? बिल्कुल जी तो ऐसे ही है। इमर्जिंग मार्केट से वो या दूसरी करेंसी से आउटफ्लो हो रहा है। बिल्कुल जी। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि वो हर चीज को रिलेटेड है। तो इन अ वे यू कैन से कि वो फैक्टर इन हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जनरली जो लास्ट मंथ होता है उस या लास्ट 2 मंथ्स कह लें, गवर्नमेंट देखती है कि उसका फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है और फिर वो अकॉर्डिंगली पीएसडीपी में कट्स लगा देते हैं ताकि फिस्कल डेफिसिट एक रेंज में मेंटेन रहे। तो ये जो एक नंबर कोट किया गया था 10 मंथ्स का, तो अगर ये पीएसडीपी में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना और कट लग सकता है जिससे ये अपनी रेंज में आ जाए? पीएसडीपी अगेन मैं थोड़ा सा बल्कि अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा बताऊं कि गवर्नमेंट के पास बहुत कम एवेन्यूज रह जाते हैं एक्सपेंडिचर कट करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे। उसमें जो सबसे पहली चीज देखी जा रही होती है वो फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जो पीएसडीपी लार्जली आ जाता है। तो जो सिचुएशन अभी बन रही है, अगेन मैं वही इसको मेरे ख्याल है कि बिल्कुल हमें साइलो में देखना गलत होगा। अब ये याद रखें कि जो पिछले 9-10 महीने थे वो एक डिफरेंट गवर्नमेंट थी, अभी बिल्कुल डिफरेंट गवर्नमेंट है। और पॉलिटिकली आगे मुल्क किस तरीके से चलता है, अगर तो मिसाल के तौर पे हम एक साल मजीद मौजूदा सेटअप को देखते हैं तो मेरे ख्याल है कि तब पीएचडीपी की आउटलुक भी थोड़ी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अगर इंटरनल सेटअप फॉर एग्जांपल आ जाता है। तो एक मतलब पीएचडीपी में फिर हमें थोड़ा मुख्तलिफ नजर आएगा। इसलिए मैं कमेंट अपना थोड़ा सा इसमें सोच समझ के जानबूझ के मैंने दिया है इसमें। ओके, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, एक थोड़ा सा वापस मैं जाऊंगा पिछली स्लाइड पे, जो आपने एक मार्केट के स्टैट्स बताए थे। एक एक मेरे ख्याल कमेंट ये तो रह गया था कि हमारी जो डिविडेंड यील्ड है मार्केट की वो इस टाइम 8.16 है अगेंस्ट एवरेज ऑफ 6.11। रीजन में बाय द वे ये सबसे मतलब हाईएस्ट है। हम हाईएस्ट है। मतलब नेक्स्ट जो है वो मलेशिया आता है और वो तकरीबन आधा है। मतलब अगर हम 8.2 पे हैं तो अराउंड 4% है। ओके। अच्छा, ये एक सवाल था कि लकी में इतना डिक्लाइन क्यों आया लास्ट मंथ में, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? वैसे तो इसमें हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं कमेंट देना। लेकिन इसमें जनरली अगर आप देखेंगे अप्रैल में तो जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के, उसी की बुनियाद पे हमें परफॉर्मेंस नजर आई है। तो मतलब अगर ईपीसीएल भी देख लें तो मतलब बहुत जबरदस्त इनके वॉल्यूम क्वांटिटी सोल्ड जो नंबर बनता है इनका, जो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, जिसकी वजह से हमें नजर आया कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया ईपीसीएल ने। और लकी का भी सेम ही है कि रिजल्ट थोड़ा सा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वही एंड में फैक्टर बना है इसमें भी। अच्छा, इसमें सीमेंट सेक्टर ओवरऑल तकरीबन 400 माइनस पॉइंट्स का था, तो ओवरऑल क्या सीमेंट सेक्टर ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे? जी, मार्केट एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे प्राइसिंग कर रही होती है चीजों को। और जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, जो पीएचडीपी वाली चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली वो इसलिए मैंने सोच समझ के बोली क्योंकि जो पॉलिटिकल चेंज रहता है आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इन सब सेक्टर्स के लिए, खासतौर पे सीमेंट। अब जैसे जो पीटीआई गवर्नमेंट थी
वो काफी एम्फेसिस था उनका कंस्ट्रक्शन पे। और अब ये आया, अब जो आने वाला सेटअप बनता है उनका इतना फोकस रहता है नहीं रहता, ये सब चीजें डिक्टेट करेंगे कि आगे इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या रहती है। ओके, अच्छा, जैसे आज के न्यूज़पेपर्स में शायद एक डिसीजन आया है कि ईसीसी को 12 मेंबर्स से उसके मेंबर्स रिड्यूस करके 5 कर दिए गए हैं ताकि लेंथी डिबेट्स की बजाय क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके। और इसी तरह एक रिवाइज्ड इंपोर्ट कंट्रोल प्लान भी शायद आने वाले दिनों में इसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की बजाय थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्शन में नजर आ रही है। नहीं, अगेन जैसे मैंने बोला कि ये तमाम चीजें ऐसी चीजें जो नागुज़ीर हो चुकी हैं अब। मतलब अगर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा फिजिकल साइड पे भी, एक्सटर्नल साइड पे भी, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजों को हैंडल करना। और क्योंकि मार्केट जो है वो एक तरह से पूरी जो इकोनॉमी है उसका स्नैपशॉट ही एक तरह से होती है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे, तो वो सारी चीजें फिर वो रिफ्लेक्ट होती है मार्केट में। और मेरे ख्याल सुलेमान हमारे साथ आई डोंट नो मौजूद है या नहीं। एक सवाल यही हर दफा की तरह होता है कि if one was to invest today, so which fund would be your favorite to invest? सुलेमान अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है वैल्यूएशंस के हिसाब से शायद अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड वुड, जी जी, इन माय व्यू वुड बी द टॉप पिक, क्योंकि वहां पे हेज है हमें डॉलर करेंसी डिप्रिसिएशन की भी और ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी। और अभी भी बहुत ही लोएस्ट वैल्यूएशंस पे मेरे ख्याल है वो स्टॉक्स ट्रेड हो रहा है। सो माय पिक वुड बी अलमीन इस्लामिक एनर्जी। चले चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अहमद, सुलेमान। व्यूअर्स, वी विल बी बेसिकली नेक्स्ट मंथ हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। या अगर जरूरत पड़ी तो हम कोई एक शॉर्ट सा सेशन एमपीएस मीटिंग के बाद रखेंगे। थैंक यू। ओके।